हमारा कितना बजट आ रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस करने में. ओके, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. First, I would prefer to read them from my notes, and then we can go with the book. Manufacturing industries, classification of industries. The industries are classified on the basis of the following criteria. A source of raw materials used. First is source of raw materials used. Second is main role. It's not in any order, but there are 5 of them. First is source of raw materials. Second is main role. Third is capital investment. Fourth is ownership. And fifth is bulk and weight of raw materials and finished goods. So first we will learn about the classification based on the source of raw materials used. Agro-based industries and mineral-based industries. Source of raw material जो है वो एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का. ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स यूज्ड के भी 2 पार्ट्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड में क्या आता है, जो वेयर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर. सेकेंड आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल यूज्ड अ मिनरल सच एज एल्यूमिनियम, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. सो रॉ मटेरियल यूज में एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल बेस्ड में minerals such as aluminium, cement, iron and steel. Now second is classification based on role. So there are two classifications role के उसके अंदर भी based on role, basic और key industries या फिर consumer industries. हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, हमने पहले 5 पढ़े. 5 के फर्स्ट क्या था, रॉ मटेरियल. सेकंड था मेन रोल. थर्ड क्या था बताओ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. फोर्थ था ओनरशिप. और फिफ्थ था बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. तो हमने फर्स्ट का रॉ मटेरियल्स का एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड कर दिया. उसके बाद सेकंड का भी, जैसे उसके 2 पार्ट्स थे ना, रॉ मटेरियल के भी 2 पार्ट्स थे, वैसे रोल के भी 2 पार्ट्स हैं, बेसिक और कंज्यूमर. तो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं विच प्रोवाइड द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. जो अपना वो रॉ मटेरियल देती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को, उनको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज. तो इट्स रिटन विच प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. तो एग्जाम्पल क्या है इसके, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील. तो ये अपनी ये बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं कि ये रॉ मटेरियल बनते हैं इनके, और फिर ये आगे आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम किस में यूज़ होता है, एयरप्लेन्स में ना, तो वो आगे भी जाता है, फिर एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं. तो उसके लिए तो ये बेसिक हो गया ना, उसके लिए तो ये रॉ मटेरियल हो गया ना, तो इसलिए उसे बेसिक और की इंडस्ट्री कहते हैं. सेकेंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाती है, जैसे व्हीट, फ्लोर, शुगर, स्विंग मशीन, टूथपेस्ट. अब आप टूथपेस्ट तो कहीं और नहीं देते हो ना कि ये ले टूथपेस्ट से कुछ और बन जाएगा नया. नहीं, टूथपेस्ट एक एंड प्रोडक्ट है. शुगर भी कहीं ना कहीं यूज होता है, बट वो भी एक एंड प्रोडक्ट ही है. इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो क्लासिफिकेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी 2 टाइप की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन ₹1 करोड़ इन सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. 1 करोड़ से कम का ही होता है, तब उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. और लार्ज स्केल होता है जब 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है, वेयर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज ओवर 1 करोड़. अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप में मैंने क्या बताया, 4 हैं.
पब्लिक, बाकी उन सब में दो दो थे ना, फर्स्ट में भी दो थे। फर्स्ट क्या था, रॉ मटेरियल, उसमें कौन से थे, दो, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। फिर सेकंड आया मेन रोल, बेसिक या की, या फिर सेकंड था कंज्यूमर। अब थर्ड है ओनरशिप पे, ओनरशिप में 4 है, सॉरी ये फोर्थ है। इससे पहले एक इन्वेस्टमेंट वाला भी तो था, उसके भी 2 थे, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। इसके 4 हैं, ओनरशिप के 4 हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट देता है। एग्जाम्पल क्या है, सेल और भेल, SAIL BHEL, सेल और भेल अलग अलग है। सेल आई गेस स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, हम आगे पढ़ेंगे वो, ऐसा कुछ है। फिर सेकंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये कहाँ से होता है, ये प्राइवेट सेक्टर आप गेस करो। प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या फिर फर्म्स का होता है, और मेन एम इनका क्या होता है, प्रॉफिट। एग्जाम्पल टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है। इनका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब जॉइंट सेक्टर में दोनों मिलके करते हैं इसे, को ओन होता है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से। एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑयल। अब आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री which work on the principle of pooling resources and profit sharing are typically owned and operated by workers or producers or suppliers of raw materials or both। तो इसमें सप्लायर्स या वर्कर्स खुद ही एक इंडस्ट्री, मतलब एक वो बना देते हैं, एक वर्किंग प्लेटफॉर्म, और एक साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा कोई एक मेन नहीं होता जिसकी इंडस्ट्री वो होती है, सब मिलके इसमें होते हैं। सच एज द शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड द कॉयर इंडस्ट्री ऑफ केरला। शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र की है उसमें वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। अब लास्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब या तो जो रॉ मटेरियल होगा वो हल्का होगा या वो भारी होगा। तो हैवी इंडस्ट्री, इसके भी 2 टाइप होते हैं, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। Heavy industries which use bulky materials as raw materials, and the finished products are also heavy, such as iron and steel। अब आयरन और स्टील हल्की थोड़ी होती है, भारी होती है। शिप बिल्डिंग में भी जो वो होता है वो भी भारी होता है, और ऑयल भी काइंड ऑफ, इतना सारा ऑयल है, भारी आता है। नाउ लाइट इंडस्ट्रीज विच यूज रॉ मटेरियल दैट आर लाइट, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ओके, ये वो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लाइट मतलब हल्का, नॉट वो वाली लाइट। ओके, तो हमने बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल पढ़ा था कि एग्रो बेस्ड होती है और मिनरल बेस्ड होती है। तो अब हम उन्हीं को ही और डिटेल में समझेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज समझेंगे। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटीरियल्स। तो अब मैं अपनी नोट से स्टार्ट करती हूँ। सेवरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया सच एज कॉटन, सिल्क, जूट एंड वुलन टेक्सटाइल्स, रबर, टी, कॉफी, शुगर एंड एडिबल ऑयल। द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अमंग दीज आर। अब हम मेन इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं कि लार्जेस्ट कौन सी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल, इसमें ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और शुगर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो ये काफ़ी बड़ा शेयर प्रोडक्शन का इसके पास है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्सटाइल एंड allied इंडस्ट्रीज ऑफ डाइंग, डिज़ाइनिंग, दिस इज़ नॉट दैट डाइंग, दिस इज DYE वाला डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स एंड मिल स्टोर्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, और इन चीज़ों में क्या ये स्पेशलाइज करती हैं। तो हर किसी को थोड़ी बहुत जॉब तो मिल जाती है। किसी की डाइंग में जॉब है, किसी की डिज़ाइनिंग में, किसी की पैकेजिंग में,
इंजीनियरिंग वर्क्स भी तो होते हैं इसमें, मिल स्टोर्स भी होते हैं, तो सब ये और ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है. It is the only self-reliant industry in India. It is the only industry that is completely self-reliant in its value chain, that is from raw material to the highest value-added product are all produced domestically. Raw material से लेके highest value सब कुछ ये खुद बनाते हैं domestically. Domestically means अपने आप से, और ये foreign exchange भी लाती है. ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पहले पढ़ रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एस्टैब्लिशमेंट कॉटन टेक्सटाइल्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो कॉटन टेक्सटाइल्स तो हमें पता ही है कि एक्सपोर्ट ही होते थे इंडिया से. ड्यूरिंग द 18th century the Indian weaving and spinning industry suffered a setback due to the competition from British mill-made cloth. अब ब्रिटिशर्स आ गए तो वो अपनी उनके पास तो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने खुद का वहाँ पे टेक्नोलॉजी से बनाने शुरू हो गए. इंडिया के पास इतना कुछ नहीं था, तो हम तो वीविंग स्पिनिंग हाथ से करते थे, खुद से करते थे. तो जब वो 18th century में आए तो हमारे लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया था. और फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन मुंबई इन 1854. अब आप बताओ मुंबई में कहाँ सेटअप हुई थी? ये आपकी बुक में लिखा है ना शायद? नहीं था. अच्छा ओके, नहीं लिखा. तो मेरे को लगा मुंबई के अंदर भी कहीं लिखा है. रॉन्ग, सॉरी. इतना याद रखना है. तो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन मुंबई इन 1854. From a localized industry of Maharashtra and Gujarat in the early years, the cotton industry has grown to a presence all over India. पहले ये कहाँ थी? खाली महाराष्ट्र और गुजरात, और अब ये कहाँ पे हो गई है? ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग. अब आप ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से सुनना. India produces high quality and globally competitive yarn through its spinning mills, most of which is exported. तो इंडिया जो है वो हाई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव यार्न बनाती है. स्पिनिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड. तो आप पहले ये समझिए कि स्पिनिंग से क्या बनता है? यार्न. और वीविंग से क्या बनता है? फैब्रिक. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हमारी जो यार्न है वो हम लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, पर जो हमारा फैब्रिक है वो हम, क्योंकि वीविंग जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं बनती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम यार्न एक्सपोर्ट करते हैं और फैब्रिक हम बाहर से मंगवाते हैं, जो कि बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही स्टूपिड है. क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी यार्न है तो हम खुद ही अगर उसे बनाए, वीविंग करके हम फैब्रिक अच्छा बनाए, तो हम एक्सपोर्ट खुद कर सकते हैं. बट नहीं, हम फैब्रिक को इम्पोर्ट कराते हैं. तो दिस इज प्रॉब्लमैटिक इन माय ओपिनियन. अब देखिए विनिंग नहीं, मैं स्पिनिंग और वीविंग को मिला के विनिंग कह रही थी. नो सॉरी, स्पिनिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही जगह पे, बट वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि कहीं पे अलग ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, कहीं पे अलग डिज़ाइंस हैं. Weaving is decentralized to accommodate the traditional craft and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, and so on. The weaving process cannot make use of the high-quality yarn produced in the country, and consequently produces low-quality fabric. तो जो हम हाई क्वालिटी यार्न, मैंने बताया ही आपको यार कि हाई क्वालिटी यार्न जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो नहीं बना पाती उसको, और फैब्रिक जो बनता है वो लो क्वालिटी बनता है. द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स अनेबल टू प्रोक्योर हाई क्वालिटी फैब्रिक फ्रॉम इंडियाज वीविंग यूनिट्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग एपरल. तो अब हम बाहर से फैब्रिक मंगवाते हैं, तो यही चलता है. फिर चैलेंजेस क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर? द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसेस प्रॉब्लम with respect to its weaving, knitting and processing units. These problems are due to
अब क्यों होती हैं ये प्रॉब्लम्स? हमारा कोई कुछ तो दिक्कत होगी ना। हमने बता तो दिया कि ये दिक्कत होती है, बट क्यों होती है दिक्कत? Erratic power supply in weaving, knitting and processing units. Erratic means सही से नहीं आती, कभी नहीं आती. यूज ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी. अब पुरानी मशीनरी को यूज करते रहोगे तो फिर तो हो गया काम. लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अब अगर सप्लाई मतलब पावर ही नहीं आ रही तो लोग वो लेबर कहाँ से काम करेगा? वो भी बैठे रहते हैं अपना. कंपटीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ चीपर सिंथेटिक फाइबर्स. अब ये तो है ही, कॉटन से चीप भी तो हैं बहुत सारे प्लास्टिक के फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स. तो यही दिक्कत आती है. लेट्स जस्ट रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम द बुक एज वेल, जिससे लगे हाथों हमारे दोनों काम हो जाएं. Cotton textiles. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and hand loom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made clothes from England. Now, the first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल. टेक्सटाइल ये नहीं बता रहे कौन सी टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हैं. वो कहाँ हुई थी? एस्टैब्लिश मुंबई in 1854. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. The early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw material, market, transport, including accessible port facilities. यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में पोर्ट फैसिलिटीज होती हैं काइंड ऑफ. लेबर, moist climate, etc. contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. How? जैसे कि because it helps the cotton ball pluckers and workers engage in ginning, or if we say ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry, by creating demand, supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging materials, and engineering works. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning. Weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. जो हाई क्वालिटी यार्न जो होती है वो तो क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाती है तो अब हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं. और प्लस वीविंग में दिक्कतें इतनी है. हमने पीछे पड़ा एराटिक सप्लाई पावर की, तो लो लेबर आउटपुट, मशीनरी, ये सब होता है ना. तो और ऊपर से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं पहले ही, तो उससे भी दिक्कत आती है और फैब्रिक हम नहीं बना पाते. वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स. The handspun khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as cottage industry. होम्स में तो चलो ठीक है, कॉटन वो हमें वैसे हेल्पफुल है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो देती है वीवर्स को, बट लार्ज स्केल पे भी है बट ऑन अ ग्लोबल लेवल नहीं है. Why did महात्मा गांधी lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? ये आप बताएंगे. एक हिंट दे सकती हूँ मैं. वो कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? अगर हम खुद स्पिन करें यार्न को, खुद वीव करें अपने यहाँ पे इंडिया में. स्पिनिंग हम खुद अपने यहाँ का प्रोडक्शन करेंगे, ना कि बाहर से वो कराएंगे इम्पोर्ट. और I guess the second question, why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and hand loom? Power loom
and handloom provide employment to large number of people in the rural areas. पावरलूम और हैंडलूम से ही बहुत लोगों के घर चलते हैं, तो अगर मिल और वो सब आने लग गया ना, it will also result in unemployment and poverty, because it will affect the livelihood of many families who work on the power looms and handlooms in their houses. पावर लूम और हैंडलूम पे काम करते हैं, उनको दिक्कत आ जाएगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करती है कि मिल सेक्टर लूमेज को कम ही रखें. India exports yarn to Japan. Other important importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and African countries. We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high-quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is fragmented small units which cater to the local market. It is fragmented in smaller units जो most of the production होती है, इसलिए वो खाली local market तक ही सीमित रहती है. This mismatch is the major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn, while many of our spinners export cotton yarn, while apparel garment manufacturers have to import fabric. Now it's given that suppose that yarn is sold at rupees 85 per kg. If it is sold as a trouser, it fetches rupees 800 per kg. Value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and to garment. Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in larger quantities? इसी के ऊपर हमने आंसर बताया. अगर हम फैब्रिक बना देंगे तो उसका हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी ना, इंस्टेड ऑफ yarn, क्योंकि हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होती रहती है. Although we have made Now we are going to study jute textile industry. Okay, so establishment. The first jute mill was set up in 1859 at Risra near Kolkata. Today, India is the second largest exporter of jute in the world after Bangladesh. Bangladesh is first. Canada, the USA, Russia, UK, Australia, and United Arab Republic are the main markets. The Hooghly Basin in West Bengal is the biggest producer of raw jute and jute products. अब हमें पढ़ना है रीजंस की concentration of jute mills वेस्ट बंगाल में ही क्यों है. What are the benefits जिससे वो वहाँ जाता है, right? बट उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं. एक सेगमेंट है हमारी बुक का. The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Ristra. After partition in 1947, the jute mills remained in India. अब jute mills तो हमारे पास ही रही, बट जो jute producing area था ना वो बांग्लादेश के पास चला गया. मतलब ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, उसके पास चला गया. तो इसीलिए हम अभी सेकेंड प्रोड्यूसर हैं मेरे हिसाब से, वरना हम फर्स्ट भी हो सकते थे. Let's get back to our main topic. Reasons for the concentration of jute mills in West Bengal. Jute producing areas are in the vicinity. बहुत सारी plenty amount of jute producing areas हैं, even though 1/4 ही है, because 3/4 इसके पास चला गया बांग्लादेश, but still हमारे पास plenty है अभी भी. Low cost water transport is available. वाटर से जो ट्रांसपोर्ट होता है जूट का वो बहुत लो कॉस्ट में हो जाता है. An efficient rail and road network is available. Okay? का क्या मतलब है
एन एफिशिएंट रेल एंड रोड नेटवर्क, जिससे कि रॉ मटेरियल्स का वो सेम नेक्स्ट में भी हम पढ़ेंगे ना लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी में कि हेल्पफुल कैसे रहती हैं ट्रांसपोर्ट। तो यही लिखा हुआ है कि रेलवे भी है, रोडवे भी है, वाटर वे भी है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग जूट इज रेडिली अवेलेबल। अब जूट को बनाने के लिए वाटर चाहिए होता है, वो भी रेडिली अवेलेबल है क्योंकि हुगली बेसिन के पास है। चीप लेबर, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कोलकाता ऑफर्स इजी बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज। कोलकाता क्या करता है ऑफर? क्योंकि वो बहुत मेन जगह है कोलकाता, तो और वो पास में ही है, तो बैंकिंग हो जाती है, लोन हो जाता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। ये सब हमने वैसे भी पढ़ा था, इम्पोर्टेंट होता है। चैलेंजेस क्या होते हैं जूट इंडस्ट्री जो फेस करती हैं? अब हमारे पास है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि सीरियस चैलेंज है। क्यों? क्योंकि यार वो चीप होते हैं ऑब्वियसली। जूट, प्लास्टिक लेंगे, जूट लेंगे। सच बताना, हम अभी भी हम प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जूट तो मेरे को पता भी नहीं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जूट इज़ हाई। अगर आप जूट नहीं करते तो मतलब जूट करते हो तो ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली। आई अपॉलजीज फॉर दैट नॉइस। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, कहाँ थी मैं? हाँ, हम सब, मेरे को भी यकीन है कि ज़्यादातर प्लास्टिक यूज़ करते हैं, बट अगर आप जूट यूज़ करते हो, रिस्पेक्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जूट इज़ हाई, इसीलिए वो फेस करता है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जूट इज़ वेरी हाई, मतलब कंपैरेटिवली, है ना। कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, थाईलैंड, फिलीपींस, वो भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे यार इंटरनेशनल मार्केट में। इवन तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट स्टिल कंपटीशन होता है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हमें। अब हम आएंगे शुगर इंडस्ट्री में, और अब आएगा मज़ा। तो हमने एग्रो वेस्ट ख़त्म कर दिया, कॉटन और जूट। अब हम एग्रो वेस्ट, हाँ, अब हम शुगर इंडस्ट्री पे आएंगे। ओके, ये भी एग्रो में ही आती है वैसे तो, बट मतलब वो टेक्सटाइल थी और ये फूड वाली कह सकते हैं। ओके, यस, चलो। शुगर इंडस्ट्री। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है शुगर का प्रोड्यूसर, और फर्स्ट मतलब सबसे लार्जेस्ट, नॉट फर्स्ट लार्जेस्ट, व्हाट इज फर्स्ट लार्जेस्ट? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और जागरी, मतलब गुड़ और खंडसारी का। गुड़ का दूसरा नाम क्या होता है? जागरी। शुगर मिल्स आर लोकेटेड क्लोज टू शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो दूर होंगे ना, सो रिसेंटली मतलब मैं ना यूपी गई थी एंड वहाँ पे गन्ने ही गन्ने थे, और वो आई गेस उनकी इंडस्ट्री भी पास ही होगी, क्योंकि अगर वो दूर लेके जाते तो उसका सुक्रोज कंटेंट ही लूज हो जाता, है ना। तो शुगर मिल्स आर लोकेटेड क्लोज टू शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सिंस शुगर केन लूजेज इट्स सुक्रोज कंटेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फार्म्स टू मिल्स। अब प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब हमने वैसे जनरली देखा है कि ये सीजनल इंडस्ट्री है, इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में होती है। इसका कोई एक इंडिविजुअल वो नहीं होता, ये कोऑपरेट करके ही बनाते हैं ज़्यादातर। सीजनल है, गन्ने हमेशा नहीं होते, एक तो गन्ने को बनने में ही 1 साल लग जाता है। शुगर मिल्स आर नाउ शिफ्टिंग टू द वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स। ओके, अब वो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो रहा है। पहले भी वहाँ थे, बट आई गेस यूपी वहाँ ज़्यादा थे ना, तो नीचे आ रहा है थोड़ा। तो रीजंस क्या है कि वो शुगर इंडस्ट्री साउथ इंडिया में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल शुगर कॉपरेटिव्स हैं। More successful sugar cooperatives are present in southern and western states. The sucrose content
is higher in the sugarcane produced in these regions. तो यहाँ पे जो सुक्रोज का कंटेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और कूलर क्लाइमेट है यहाँ का ज़्यादा रिलेटिवली, तो इससे इंश्योर होता है कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है शुगर केन का। अब शुगर इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सीजनल इन नेचर है, तो हमेशा रॉ मटेरियल ऑल अराउंड द ईयर अवेलेबल नहीं है। सेकंड है इसकी इनएफिशिएंट और ओल्ड मेथड्स है प्रोडक्शन के। थर्ड है कि ट्रांसपोर्ट में अगर डिले हो जाए तो फिर सुक्रोज कंटेंट लूज हो जाता है और द यूज़ ऑफ बैगेज इज़ नॉट मैक्सिमाइज्ड। एक सेकेंड, लेट मी सर्च व्हाट बैगेज इज, आई विल गेट बैक टू यू, 1 second. Written that the dry juicy pulp that remains after the sugar cane से वो extract हो जाता है गेस सुक्रोज। सो इसमें लिखा है कि the use of baggage, अच्छा अच्छे से नहीं यूज़ करते हम शुगर केन को और बैगेज का यूज़ नहीं करते हम, राइट, ओके।